अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तान में सियासत की जो भी हरकत हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जिस तेज़ी से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हरकत आज हुई है, इससे पहले इस तरह से नहीं थी। पहले दिनों पे बात जा रही थी और लग रहा था मामला बड़ा ही ठंडा पड़ा, स्लो है। आज तो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई कि मैंने सवाल ही आपसे ये करना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपने जलसे में सरप्राइज़ की बात की थी और कहा था कि बैनुल-अक़वामी साजिश उनके खिलाफ हो रही है, वो तो अब यूँ लग रहा है कि बैनुल-अक़वामी साजिश उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस के खिलाफ हो रही थी और पंजाब के लिए हो रही थी। वो यूँ कि उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की खबरें, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और वज़ारत आला के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामज़द कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने भी बैप उनके 4 अरकान को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और बैप उधर चली गई। इससे पहले शाहजैन बुगटी भी इधर आ चुके हैं। ये तो अपोजिशन की अचीवमेंट है। हुकूमत ने पंजाब की सतह पर इस चेंज का ऐलान करके क्या अपोजिशन के लिए पार्टी ऊपर कर दिया है? नहीं, पार्टी कहाँ ऊपर हुई है। पार्टी तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट की हो गई है। अब वक्त की थोड़ी देर है। मैं लेट मी एक्सप्लेन। मैं इन चीज़ों से मायूस नहीं होता हूँ। अच्छा। मेरा तज्जिया जो है ना, उससे मायूसी की गुंजाइश नहीं होती, ना खुशी की ना मायूसी की। अच्छा। इसलिए मैं तो एक जैसे फिजिशियन है ना वैसे तबीब। अब बात यह है कि आयशा, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच फिर बाद में बात कर लें। यस यस, बट लेकिन ये जो आज के डेवलपमेंट्स हैं इनको ज़रा पहले कर लें। देखिए, सुबह तक तो ऐसे था कि जब 4-5 बजे के करीब असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव हो गई और किसी प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ किसी किस्म का, बड़ी स्मूथली सारा कुछ हो गया। तो उस वक्त तो यही तवक्को थी, बस जी अब गेम ओवर, क्योंकि अब 7 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और सारे MQM और PMLQ जो है जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे उससे यही वाज़ेह हो रहा था कि हमारे 90% मसले हल हो गए हैं। और जिस किस्म की बातें परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के बारे में की थी कि नैपीज़ और ये वो वगैरह, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती थी कि इस किस्म की बातें करके और आप फिर ना इमरान खान साहब इनको याद करें या ये इमरान खान साहब के करीब जाएँ। मगर सियासत तो फिर उसमें इमरान खान साहब भी उस हमाम में नंगे हैं, हालांकि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नंगा नहीं हूँ, मगर वो पता यही चलता कि आखिर में सारे नंगे हैं। अब वो किंग की तरफ तो नहीं जा रहे। हाँ, तो अब ये हुआ कि फिर उसके बाद एकदम खबर आ गई कि खान साहब ने याद कर लिया है परवेज़ इलाही साहब को और परवेज़ इलाही साहब जो है वो जा रहे हैं मिलने के लिए। और फिर ये खबर आई कि चौधरी शुजात साथ नहीं जा रहे। वो भी एक बड़ी दिलचस्प खबर थी, क्योंकि इस किस्म के जब फैसले होते हैं तो उस वक़्त चौधरी शुजात साथ होते हैं। और तो ये पता लगा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब अकेले ही अपने एक साहिबजादे के साथ जा रहे हैं वहाँ। और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और साथ ही ये अनाउंसमेंट कर दी कि अपने बुज़दार साहब जो हैं उनका रेजिग्नेशन ले लिया और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इज़ रिज़ाइन। इसका मतलब है कि ये अब एक नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। और वो जो सुबह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च हुआ था पंजाब में जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही का पूरा हाथ था। अच्छा। और बिल्कुल 100% उनका हाथ था, इसीलिए चाय बिस्किट भी दिए गए। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐसा काम किया जिसके साथ बुज़दार साहब की छुट्टी हो गई और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फारग हो गया। अब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अच्छा। और वो बुज़दार साहब की जगह पे चौधरी साहब खड़े होंगे फॉर चीफ मिनिस्टर और उनको 172 मेरा ख्याल नहीं 100 कितने 186 जी 186 है, क्योंकि 371 है इस तरफ ना। 186 वोट्स की ज़रूरत होगी, जो कि इस वक्त PTI के पास हैं। चौधरी साहब के 10 वोट्स उस पर गिन के, क्योंकि क्यू के भी वोट्स हैं ना उसके अंदर। तो ये सूरत हाल है। सेठी साहब, अलीम फैक्टर, जहांगीर फैक्टर, अब आइए ना फिर वहाँ आते हैं ना। तो अलीम फैक्टर और जहांगीर तरीन फैक्टर, तो अब कुछ अरसे से हमें तो चौधरी साहब का ज़ाहिर है यही ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब वापस ले आएंगे। वो नाराज़ हैं, वो भी इनके लिए वोट डाल देंगे, अलीम खान भी इनके लिए वोट डाल देगा। तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की होंगी ना, या खान साहब ने कोई अश्योरेंसेस दी होंगी कि आप फिक्र ना करें, जहांगीर तरीन साहब को हम ले आएंगे और आप फिक्र ना करें, हम उनको भी ले आएंगे, अलीम को भी ले आएंगे। इसके बावजूद कि जहांगीर तरीन साहब के कुछ लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम अपोजिशन के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमारे बहुत से लोग हैं, हम तैयार हैं, जो हमें अच्छी टर्म्स मिलेंगी तो हम चले जाएंगे। तो तो ये इस किस्म की सिचुएशन के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत बड़ी एक रिस्क ली है। और वो रिस्क यही ली है कि जी अब इमरान खान उनको 186 जो है वो करके पूरे करके देगा, जबकि वहाँ अगर बुज़दार साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते जाते तो उन्हें मिलना नहीं था।
बिकॉज वहाँ बगावत हुई भी है पंजाब तो खुले आम कह दिया खुले आम बगावत हुई है, तो अब वो बगावत क्या ख़त्म हो जाएगी, चौधरी साहब के खिलाफ नहीं चलेगी। तो या ये सबका ये सोच है कि चौधरी साहब खुद मिल के और इमरान खान मिल के ये वो सब लोगों को वापस ले आएंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे सबको। अच्छा, अब ये एक कैलकुलेशन है। तो अगर ऐसे होता है तो क्या होगा? फिर मैं आता हूँ कि ऐसे होगा नहीं। मगर पहले मैं कहता हूँ अगर ऐसे होता है, चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको जहांगीर तरीन, अलीम खान और बाकी भी रेबल्स हैं वहाँ, पीटीआई के जो लोग भागना चाह रहे हैं वहाँ से, अपोजिशन के साथ बात कर रहे हैं, सपोज सारे को सारा ठीक हो जाए और चौधरी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए तो चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आइए इस्लामाबाद, बिकॉज इसका तल्लुक इस्लामाबाद जाहिर है यहाँ सेटल करना, उधर सेटल करने के लिए है जी। अब आइए वहाँ, अब चौधरी साहब अगर इधर आ गए हैं तो चौधरी साहब 5 वोट्स दे रहे थे अपोजिशन को, उनको 172 की ज़रूरत थी वहाँ, उनके पास ऑलरेडी 162 थे, ठीक। और चौधरी साहब 5 दे रहे थे और MQM 7 के साथ अभी ये 12 अगर उनको मिल जाते तो उन्हें फिर किसी पीटीआई के किसी बंदे की क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो अब हुआ ये कि इमरान खान ने 5 तो ये तोड़ लिए, 5 तोड़ लिए। नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी कह रहा हूँ ना कि माने ना क्या आर्ग्यूमेंट के लिए चले गए जी, ठीक। तो ये तो लॉस हो गया ऑपोजिशन को। अब रह गए MQM के साथ जी। अगर MQM के साथ इधर आ जाते हैं वापस, मतलब जरदारी साहब उनके साथ डील कर लेते हैं तो ऑपोजिशन के पास फिर 7 मिल गए, ठीक है। तो 162 ऊपर से BAP आ गई है उनके पास, 4 BAP के बन गए, एक बुगटी साहब आ गए, एक भुटानी साहब आ गए, 167 पे तो वो पहुंचे हुए हैं। अगर ये 7 उनको MQM के मिल जाते हैं तो वो 184 हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो बात ये है 174 से 172 चाहिए ना, तो 174 हो गए और उससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और वो शहबाज शरीफ साहब फिर आगे बन जाएंगे ना, यही कह रहे थे जरदारी साहब। अब कुछ बातें लोग ये कह रहे हैं आयशा के परवेज़ इलाही साहब पे 5 जो हैं उनमें से 3 शायद अभी भी मिल जाएं अपोजिशन को, परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही एक तरफ, और चीमा साहब जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस परवेज़ इलाही नेशनल असेंबली में तो नहीं है ना, तो उधर सिर्फ मुनिस इलाही है, मुनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा है, तारिक बशीर चीमा, लेकिन वो इनके साथ और नहीं दो है। एक शौजाद साहब का साहिबजादे हैं, एक उनके भाई साहब है और एक सालिक हुसैन है। तो ये 3 प्लस एक खातून है जो कि रिजर्व सीट्स में है। तो आप समझिए कि वो खातून जो रिजर्व सीट्स वाली है उनको परवेज़ इलाही साहब अपने पास ही कन्विंस कर लेते हैं। अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि चीमा साहब तो छोड़ गए जी, वो अनाउंस कर गए, वो तो उधर चले गए, 168 हो गए, वजारत से इस्तीफा देके उधर चले गए। अब उनको और 4 की जरूरत है। अगर ये जो 2 भाई हैं, कजन, फर्स्ट कजन एंड भाई सालेक एंड हुसैन, अगर ये चले जाते हैं उधर बिकॉज वो नाराज़ हो गए हैं, वो घर छोड़ के चले गए चौधरी परवेज़ इलाही। और इस वक्त चौधरी शुजात जो हैं वो हमेशा से यही कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही को समझा रहे थे कि तुम्हारी सियासत अब ख़त्म होने जा रही है, अब मेक वे फॉर द यंगज, और ये इमरान खान फारग हो रहा है तो तुम इनके साथ खड़े होने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो 2 जो हैं वो चौधरी साहब परवेज़ इलाही को छोड़ देते हैं तो उधर चले जाते हैं तो फिर 170 बन जाते हैं, फिर 2 की ज़रूरत रह जाती है, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना इधर के कोई रहेगा ना उधर का कोई रहेगा। आखिर में अगर ये MQM और GDA 3 उनके हैं, 7 MQM के हैं, 10 5 चौधरी साहब के, ये सारे के सारे इमरान खान के साथ रहे, ये नहीं जाते, तो फिर ऑपोजिशन को 10-12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएंगे? 162 प्लस 12 174 जी। इस वक्त उनका कहना ये है कि हमारे पास 27 ऐसे लोग हैं जो PTI के लोग हैं जिन्होंने हमें वादा किया है कि हम आ जाएंगे। अब 27 में से आधे भी आ जाएं, वो जो कि सिंध हाउस में चले गए थे खुल के उन्होंने बात की है जी। अगर उनमें से आधे भी चले गए, 13-14 कर ले, 13 कर ले, तो फिर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अलबत्ता फिर ये होगा कि वो जो उनकी जरूरत पड़ जाएगी ना कि आप आ जाए आप, ठीक है, तो फिर ये होगा कि वो डी-सीट हो जाएंगे, वो डी-सीट हो जाएंगे। ऑपोजिशन उनको कह सकती है फिक्र ही कोई नहीं, आप डी-सीट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपका वोट तो काउंट होगा, जो कि मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा
वो यही आएगा कि वोट काउंट होगा, डी सीट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। और अगर अपोजिशन गवर्नमेंट चाहती है डिस्क्वालिफिकेशन हो फॉर 5 years और 10 years और लाइफ, तो उसके लिए तो कानून को तब्दील करें। मेरा ये ख्याल है कि इसके तो फैसला आएगा। ठीक है। तो वो जब डी सीट हो जाएंगे तो वो अगली इलेक्शन जीत, अगली इलेक्शन तो वैसे ही जल्दी आ रही है, उनको तो पहले ही वादा किया हुआ कि आपको सीटें नून लीग की मिलेंगी या पीपल्स पार्टी की मिलेंगी या आपके खिलाफ अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो रिजाइन कर दें जी, रिजाइन करने के साथ उनके वोट्स गिर जाते हैं या क्रॉस ओवर कर ले, इनके वोट्स बढ़ जाते हैं ठीक है ऑपोजिशन के। तो मैं ये समझता हूँ किसी सूरत में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होता इस्लामाबाद में जी, तो उसके बाद आप समझें कि चौधरी परवेज इलाही बन गए चीफ मिनिस्टर पंजाब में। हाँ, आप समझें कि परवेज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपका ख्याल है परवेज इलाही साहब 10 दिन काट सकेंगे फेडरल गवर्नमेंट जो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, मिनिस्ट्रीज के, गवर्नरशिप्स के, फलाने के, ढिंगड़े के? आपका क्या ख्याल है? ये MQM जो है ये इमरान खान से गवर्नरशिप लेगी और उधर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। शहबाज शरीफ से पहले तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को निकालना है, उसके बाद उन्होंने गवर्नरशिप्स जो इधर उधर हुई हैं उनको निकाल देना। तो ये जाएंगे कहाँ? जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, वो बड़ी तगड़ी होती है। परवेज इलाही 10 दिन नहीं काट सकेगा पंजाब के अंदर, MQM 10 दिन नहीं काट सकेगी गवर्नरशिप लेके सिंध की, अगर फेडरल गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। और सिंध की गवर्नमेंट जरदारी साहब और फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब दोनों मिल गए हैं ना, MQM के लिए कोई रास्ता है, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा। और परवेज इलाही साहब 10 दिन नहीं गुजारेंगे, ये जहांगीर तरीन ग्रुप और ये फलाना, ऑल शहबाज शरीफ हैज़ टू डू इज से टू जहांगीर तरीन ग्रुप, अपना बंदा लाए जी, उसको लाए, निकाले इनको। अच्छा, हो गए चौधरी साहब, हो गए, छिक्का आउट ऑफ द ग्राउंड। तो बात ये है, ये बातें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके के साथ, तो यकीनी तौर पे चौधरी साहब को भी पता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि दोनों चौधरियों की राय तकसीम है, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ जब इधर शहबाज शरीफ साहब का डिनर ठुकरा दिया था और उसके बाद जब मामलात इमरान खान साहब के साथ नहीं बने थे, तो अकेले चौधरी शुजात जा रहे थे जरदारी साहब से मिलने और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने, परवेज इलाही साहब उनके साथ नहीं होते थे। और अब सिर्फ परवेज इलाही साहब गए इतनी अहम मुलाकात के लिए, चौधरी शुजात उनके साथ नहीं गए। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि डिवीजन हो गई है। अच्छा, सालिक हुसैन साहब तो तरदीद कर रहे हैं। चौधरी शुजात नहीं गए, उनको लेके नहीं गए, चौधरी शुजात नहीं चाहते कि ये जाएं उधर। अच्छा, अब मेरा एक अपना एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, बड़ी जरूरी है ना, तजियाकार हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरी तो बनानी है ना। मैं ये आज प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि चौधरी साहब अभी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं ना। अच्छा, हाँ, खड़े हैं ना, कॉन्फिडेंस दे दिया उनको। ये वही चौधरी साहब है जिन्होंने कहा नैपीज चेंज कर की, यही कहा ना, इमरान खान की नैपीज। ये वही मुनसलाई है जो कहता था कि कभी नहीं छोड़ेंगे और फिर कहता था हम छोड़ रहे हैं और फिर अब जाके घूम के फिर आ गए। ये वही लोग हैं ना, इनके कोई दीन ईमान नहीं है, ये सियासतदान फॉर द मोमेंट, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती। मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी दिन कुछ भी चौधरी परवेज इलाही अपने 5 के 5 लेके और अपोजिशन के कैंप में जाके बैठ जाए। अच्छा, और उस वक़्त ये ऐलान हो कि हम इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं या डाल दिया हमने, और उधर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी साहब कहे आए जी मेरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वहाँ PTI के वोट नहीं पड़ेंगे, नून लीग के वोट पड़ जाएंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट पड़ जाएंगे और चौधरी साहब बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि चौधरी साहब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब के, और वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर हों और PTI के चीफ मिनिस्टर ना हों। आज ऐसे लग रहा है कि वो PTI के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर अगर इस्लामाबाद में उलट गई गेम तो फिर चौधरी साहब को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ गेम उलट रही है कि नहीं। इसका मतलब और उससे पहले उनको पता लग जाएगा यहाँ गेम जो है हाथ से निकल गई है। PTI के 10 लोग जा रहे हैं तो फिर हम भी चले जाते हैं और वहाँ डील कर लेते हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही थी ना आयशा, कि चौधरी साहब जो थे इधर उधर क्यों डामक डोल हो रहे थे, ये नून लीग के ऑफर में क्या कबाहत थी जो एक्सेप्ट उसी की तरफ आ रहा। एक ही चीज़ थी, मान गई है नून लीग कि आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। सवाल ये था, चौधरी साहब कह रहे थे 1.5 साल के लिए। अच्छा, नून लीग कह रही थी नहीं 1.5 साल नहीं, हम तो जल्दी इलेक्शन चाहेंगे तो 3 महीने कर लें। उन्होंने कहा नहीं 1.5 साल। उन्होंने कहा अच्छा चल 6 महीने कर लें आप, उसके बाद आप मेहरबानी करें डिज़ोल्व करनी पड़ेगी और हम चाहेंगे इलेक्शन हो जाए। तो हमें
अब वहाँ बात आके रुकी हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे थे अब इस्लामाबाद में इलेक्शन करा लें, डिज़ोल्व करके शहबाज शरीफ को कहिए कर देगा, मुझे रहने दें यहाँ 1.5 साल ताकि मैं कोई पैप पाँव जमा लूँ, और आप फिक्र ना करें, आपके सारे लोग मेरी टीम के अंदर होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, आप डेवलपमेंट फंड्स मिलेंगे, आप जाके ये करें वो करें। आप फिक्र क्यों करते हैं इस बात का? अब आप जब चाहेंगे मुझे गिरा सकते हैं, तो मुझे बनाए ना, तो मैं आपका ज़बरदस्त काम करूंगा। मैं अपने 10-12 है, मैं कुछ 10-12 से 15-20 बना लूंगा, तो क्या फ़र्क? जैसे स्पीकर बन गए थे वैसे हाँ, कुछ और कुछ, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है यार। वो आगे से कहते थे नहीं आपके पास 10 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेनी, और 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहना। वो कह रहे नहीं मुझे 20 एक करने देते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ मैं भी बना लूँ अपनी पार्टी छोटी मोटी, और मैं भी इलेक्शन लड़ लूँ। और तो ये खाता चल रहा था। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और आखिर में ये जो सारा अर्थक्वेक आया ना, ऐसे चौधरी साहब इधर गए, मैंने 2 चीज़ें नोटिस की। बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपके पास कोई अंदर की खबर भी हो तो। कल जब ये मिलने गए हैं ना शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर साहब, परवेज़ इलाही को, जी जी, तो मैंने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जब ये बाहर आए बात करने के लिए। तो परवेज़ इलाही टेंस थे बड़े, और ये लोग दोनों थे, तीनों बड़े खुश नज़र आ रहे थे। पहली दफ़ा मैंने देखा बाहर निकल के स्माइल्स, तो मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हो गया है। परवेज़ इलाही साहब ने भी पूरा हाँ नहीं किया, मगर इशारा दे दिया इनको, मगर अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया जी। तो मुझे फिर इसी चीज़ की इंतज़ार थी कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतने ये खुश गए हैं। उसके बाद खान साहब ने याद कर लिया और परवेज़ इलाही साहब उठ के चले गए। अब उस वक्त जिस वक्त लाहौर से ये छोड़े और जब तक परवेज़ इलाही साहब खान साहब के पास नहीं पहुँचे, इसमें 1 दिन लग गया ना। अब परवेज़ इलाही साहब ने इसके दौरान क्या फ़ैसला किया है, किसके साथ कंसल्टेशन की है और क्या हुआ है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी अच्छा, नहीं, जरदारी साहब के साथ तो नहीं कंसल्टेशन? नहीं, जरदारी साहब के साथ कोई कंसल्टेशन, यही कंसल्टेशन इधर उधर होती रहती है। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि ये एक गेम शुरू हो गई है नई। बार्गेनिंग पावर के लिए तो नहीं है ये? बार्गेनिंग पावर, चौधरी साहब तो बार्गेनिंग पावर के लिए जाहिर है, और खान साहब को भी तसल्ली देने के लिए कि आप अभी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसे कदम ना उठा लें जिसके साथ और ना कोई मसला बन जाए, रिमेन कॉन्फिडेंट। तो अब देखना है, देखिए आगे क्या होता है, बस इससे ज़्यादा मुझे मत पूछिए। ठीक है, आगे क्या होता है यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस दौर में, $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन जहाँ तक ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा डिसीजन लेकर अपने वसीम अकरम प्लस को जो आउट किया है, और दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा उनके जाने पर भी खुश हैं। ये पहली बार हो रहा है कि इस रुखसती पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हालांकि उस्मान बुज़दार साहब तो उन्हीं के वज़ीर आला थे, उन्हीं के वसीम अकरम प्लस थे, और पंजाब में वो तब्दीली ला रहे थे खामोशी के साथ, बेशक वो अंडर ट्रेनिंग थे। इस चेंज के बाद ये इस सियासी जंग की पहली शहादत इसको समझा जाए। इस जंग के बाद मज़ीद क्या होने जा रहा है, सेठी साहब का तज़िया बाकी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सरप्राइज का सीज़न है, अदम एतमाद का सीज़न है, हर तरफ से अदम एतमाद की खबरें आ रही हैं। बहरहाल ऐसे में जो अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिला, तो अब मैं परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह के आगे बढ़ती हूँ। ना रुक जाओ यार, क्यों सेठी साहब, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों नहीं है, इतना बड़ा अपसेट है ये अपोजिशन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये नंबर्स गेम जी। पहले मैंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही शायद आखिर में यू टर्न ले लें, फिर मैंने ये आपसे ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर बन भी जाते हैं तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब नहीं रहने देंगे उनको। मगर एक बात रह गई थी जो कि फिर अब आप फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में तुली हुई हैं, तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बात ये है जी कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे पीटीआई के साथ मिलके, खान साहब के वोट के साथ, तो आपका ख्याल नवाज शरीफ साहब चुप करके बैठे रहेंगे? वो उसको अपना कैंडिडेट नहीं पुटअप करेंगे? जाहिर है उन्होंने ऑफर नहीं ली तो फिर वो अपना कैंडिडेट देंगे ना, करेंगे ना जी। तो वो फिर ये कहेंगे कि ठीक है जी अलीम खान साहब आ जाइए, जहांगीर तरीन साहब के वो लोग जो खुश नहीं है परवेज़ इलाही के साथ या इमरान खान के साथ, आइए हमसे बात करें। उधर क्यों जाते हैं आप, इधर आ जाएं हमारे पास, और हम तो आपको बताएं क्या लेना देना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं मानेंगे एज चीफ मिनिस्टर, और वो जहांगीर तरीन साहब के आधे लोग कम से कम वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर ही नहीं देगी। अच्छा, हालांकि वो तो कैसे देंगे? अरे भाई नहीं, वो तो अब इमरान के साथ चला गया ना परवेज़, और ऐसे में पीपल्स पार्टी तो ऑपोजिशन के साथ है ना यार, नवाज के साथ। अच्छा, लेकिन माजी का रेफरेंस दे रही हूँ। नहीं यार, छोड़ परे माजी, थोड़ा हम गल करो। माजी पुराने दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, अब इकट्ठे मिलके उड़ा रहे हैं इमरान खान को, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। तो इसलिए आयशा
परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि उनको वोट मिल जाएगा ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लीडर इलेक्ट हो जाएंगे और इमरान खान उनको डिलीवरी दे देगा। यकीनी तौर पे ऐसे शायद ना हो, उनको भी शायद ये इस बात का एहसास हो कि इतना आसान नहीं होगा उनका चीफ मिनिस्टर बनना। अगर मियाँ साहब ने अपना फ़ैसला कर लिया है कि परवेज़ इलाही को फिर नहीं बनने देना और जरदारी साहब ने कहा ठीक है फिर तो धोखा किया तो फिर ठीक है, तो ये जो PTI के MPAs हैं वो भी फिर अवेलेबल है ना। क्या बात कर रहे हैं आप? जहांगीर तरीन के भी पीपल अवेलेबल हैं, अलीम खान का ग्रुप अवेलेबल है, दे विल नॉट वोट फॉर परवेज़ इलाही। वो तो आपने देखा कि अलीम खान साहब तो बनना चाह रहे थे चीफ मिनिस्टर जी पंजाब के, और परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को ये कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अलीम खान को आप बुज़दार हटा के तो अलीम खान उन्होंने को कहा लगाएं। हमें बुज़दार ज़्यादा सूट करता है। हाँ, हमें या बुज़दार रहने दें या मुझे बनाएं। जी। तो वो तो बड़ी क्लियर है वहाँ डिविजन्स क्या हैं, बड़ी एम्बिशंस है वहाँ। जहांगीर तरीन साहब का भी ग्रुप है और अलीम खान साहब के भी 3-4 लोग हैं जो कि, और एक ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट का भी सपोर्ट था अलीम खान साहब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी आप उनको चीफ मिनिस्टर साहब ना ही कहें तो बेहतर है। ठीक है, अभी वो वक्त नहीं आया। अच्छा ठीक है, यानी जैसे वहाँ अदम एतमाद पे बादल छाए, इधर भी अदम एतमाद जी, के बिल्कुल। बाद आगे बादल छाए। उस्मान बुज़दार साहब अदम एतमाद के जद में आके इस्तीफ़ा दे गए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बड़ी कंसर्न की बात है, इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में जो कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी आलमी साजिश उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज़ के होते हुए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है? और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो ख़त था, आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आपके पास उसकी कॉपी और वो पब्लिक डोमेन में है। सेठी साहब, किसने लिखा वो ख़त, क्या है वो ख़त? अच्छा, आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब ने ख़त को ऐसे ऐसे किया मगर पढ़ के नहीं सुनाया, ना ही बताया कि किसने लिखा है और कहाँ से आया है और उसमें क्या लिखा है, सवाल ये है कि एक साजिश है। अच्छा, बात यह है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हुकूमत को, तो उसमें 2 उसके पहलू होते हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जो इतनी ख़तरनाक है, ख़तरनाक है जैसे खान साहब कह रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश हो रही है, तो फिर उसकी लाजिम है कि आप पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपने सामने नहीं रखनी किसी के, तो इन कैमरा आप पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें। और अगर आप सारी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग नहीं देते तो पार्लियामेंट की एक डिफेंस कमेटी है, क्योंकि ये तो रियासत का मामला है, वहाँ उनके आगे रखनी पड़ती है ये सारी बात, तो ये छुपाई नहीं जा सकती। तो खान साहब छुपा किस बात की दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि जो हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उनसे क्यों छुपाई जा रही है? उनसे भी छुपाई गई है। हाँ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं उनके इल्म में नहीं है। ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला है, वो वज़ीर दाखिला को नहीं पता, हाँ। ISI को नहीं पता जी। तो ये किस किस्म की थ्रेट है पाकिस्तान की रियासत को कि रियासत के जो लीडर्स हैं और सरबराह हैं उनको आप बता ही नहीं रहे हैं कि थ्रेट किस किस्म की है। तो फिर 2-3 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि ये सरासर झूठ है, ये ड्रामाबाजी है। दूसरा ये है कि ये थ्रेट नहीं है, इसको बनाया गया थ्रेट, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है इस ख़त की, इसीलिए ये ख़त जो है इसको आगे डिस्कस भी नहीं किया गया कहीं, क्योंकि इसकी कोई ख़ास अहमियत ही नहीं थी। ठीक, तो अब ये क्या चीज़ हो सकती है जो कि इन्होंने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दिखाई, उनसे मशावरत नहीं की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्कस नहीं हुई, पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी में ये डिस्कस नहीं हुई। ये क्या चीज़ है इतनी बड़ी थ्रेट जो वो ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं रियासत के, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, और जमहूरियत के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? क्या अच्छा, है? तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की है खान साहब ने हमारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी पार्लियामेंट के साथ, हम सब के साथ इस किस्म की झूठ बोला है उन्होंने, और ये अब एक्सपोज हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड ख़त है ना, ये अब आएगा, लीक होगा ये। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ उसमें है क्या, कहाँ से आया है, और ये लीक होगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा। अच्छा। और खान साहब ये कह नहीं सकेंगे कि ये मान नहीं सकेंगे, बिकॉज खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई है जिसके बेसिस के ऊपर ये ख़त आया है, ये जो भी है। अब 2 चीज़ें, ये ख़त है या कोई मेमो है। देखिए, अगर कोई बाहर की रियासत आपको कुछ लिखती है तो वो ख़त है, वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक फॉर्मल रिकॉर्ड है उसका। अगर कोई धमकी वमकी जब कोई देता है ना, तो वो अनऑफिशियली मिलती है आपस में बैठ के। जैसे मुशर्रफ साहब के ज़माने में वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहा था, यू आर आइदर विद अस। और ये लिखत पढ़त में नहीं आती ये चीज़ें, डिप्लोमेसी में कभी लिख के थ्रेट नहीं दी जाती। अगर कोई थ्रेट दी जाती है, इनडायरेक्टली दी जाती है, या फिर किसी कानून के ज़रिए, जाके सेनेट जो है वो कहती है हमने ये कानून पास कर दिया, सैंक्शंस कर दिए, ये थ्रेट है। मगर ऐसे नहीं होता कि स्टेट डिपार्टमेंट इनको लिखे आप ये करें नहीं तो हम ये कर देंगे। ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ,
कि लिख के कोई थ्रेट दे। कानून के जरिए थ्रेट होती है बिकॉज वो पार्लियामेंट का सिलसिला है, या 1-on-1 पे कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, ये वो जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता ठीक है, ये थ्रेट आई है। अब यहाँ ये कह रहे हैं इनको थ्रेट आई है, अब वो थ्रेट किसी फॉरेन मुल्क ने तो नहीं दी। अच्छा, अब अभी हाल ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आयशा, कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने एक ख़त लिखा था फॉरेन ऑफिस को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो रूस गए हैं इन हालात में ये मुनासिब नहीं था। आपको याद है, तो यूक्रेन के मामले पे हिमायत का कहा था कि ऐलान करें। हाँ, हमारी हिमायत करें, ये आप और क्या रशिया करने की गए? मजम्मत है जी। और खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसका हवाला दिया है कि ये होते कौन है हमें ये कहने वाले, बिल्कुल, और इंडिया को क्यों नहीं कहा, हमें क्यों कह रहे हैं, और ये बिल्कुल डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ है कि आप ये हमें इस किस्म के ख़त लिखें, और ये फिर उन्होंने मीडिया में भी लीक कर दिया। तो या तो ये उसी ख़त का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन आई है जिसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि यार ये तो धमकी है, आप क्योंकि हम आपसे तजारत करते हैं, GSP+ है, ये धमकी है जी, ठीक। मगर या तो वो चीज़ है, मगर वो तो पब्लिक में आ चुकी है, वो तो कुछ सीक्रेट नहीं है, उसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी तबसरा कर दिया। तो वो जो निकाल के करना, ऐसे करना, अगर तो वही चीज़ है तो उसको तो फिर नाइदर है नो दे। जी, तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या चीज़ है? तो मैं आपसे ये कहूँ एक और चीज़ हो सकती है। अब मैं इधर ही छोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को, आप ज़्यादा मुझे ना पूछिएगा। अच्छा हाँ, सेठी चिड़िया साहब, की कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको छोड़ देना चाहिए हमें। ठीक है सेठी साहब। खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई थी, अच्छा, एक एक्सरसाइज करवाई थी कि अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा अगर हम अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका के साथ ये करें, अमेरिका के साथ वो करें, जी, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो ये बताया हमारा कितना नुकसान हो सकता है। एक इंटरनल एक्सरसाइज करवाई थी, ठीक है, एक असेसमेंट ले ली एक उन्होंने। असेसमेंट ली थी, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ली थी, अच्छा, वह मुझे पता है, मगर मैं इतना कहूँगा आपको कि एक उन्होंने इंटरनल पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर से कहा कि जी असेसमेंट करें आप। वो उन्होंने 2 पेज का, एक किसी ने 2 पेज का एक ब्रीफ नोट बना दिया कि देखिए पहले जब हमारे साथ ये हुआ, एक वक्त हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए थे, ये इस वक्त अच्छे थे तो ये था, ख़राब थे तो ये सैंक्शन लग गई थी, प्रेसनल अमेंडमेंट आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ट्रेड कट ऑफ हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे। उन्होंने एक पॉइंट वाइज मेमो बना दिया कि ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है। डिपेंड करता है कितने हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं उनके साथ, ये उनके पास हथियार हैं। जिसके अंदर FATF भी आ जाता है, IMF भी आ जाती है, और भी 1-2 शायद चीज़ें आ गई हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, वो एक इंटरनल असेसमेंट है ठीक है, फ्यूचर की, कि अगर हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं तो क्या अमेरिका होगा? के साथ, तो हमें अमेरिका क्या नुकसान दे सकता। अच्छा, क्योंकि खान साहब आजकल एंटी अमेरिकनिज्म चला रहे हैं ना, पॉपुलर, उनको ये भी फिक्र था कि ज़्यादा ही ना मैं आगे निकल जाऊं और फिर मुल्क का नुकसान हो जाए, तो ज़रा पता तो कर ले क्या क्या हो सकता है। अच्छा, तो सेठी साहब ये बात हवा में तो रहेगी नहीं, अगर रियासत का सरबरा ऐसी बात कर रहा है, वज़ीर आज़म ऐसी बात कर रहा है, तो इस पर तो या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, JIT बनेगी, या फिर पार्लियामेंट में उस खत को रखने का मुतालबा किया जाएगा। अब हो गया ना, अब वो तो शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। ओके सर, बात ये है कि तो ये सिचुएशन है। अब ये खत वत नहीं है, ये एक मेमो हो सकता है, और मेमो के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई, ये कोई थ्रेट नहीं है, ये तो एक थ्रेट परसेप्शन है। हम खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हो सकता है, ये किसी ने आपको थ्रेट नहीं दी। अच्छा। आपने एक तारीखी जायज़ा लिया है कि जब तल्लुकात किसी के साथ ख़राब होते हैं तो फिर नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं जी, उसको ये थ्रेट बना रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ शेयर नहीं की गई फ़ौज के साथ, और इसीलिए डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं की गई, ना ही पार्लियामेंट के अंदर शेयर की गई है। ये खान साहब ने एक प्राइवेटली अपने लिए एक असेसमेंट करवाई है। अब बात यह है कि आपने अभी कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी कह दिया इसको रखा जाए, जो भी है इसको रखा जाए, ठीक। और अगर शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं मानेंगे तो फिर पार्लियामेंट के अंदर शोर पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ है कि ये क्या ड्रामाबाजी हो रही है। हमारे तल्लुकात ऑलरेडी आपने ख़राब कर दिए हैं बहुत से मुल्कों के साथ, ऊपर से आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसके अंदर कोई बुनियाद ही नहीं है जिन चीज़ों की। जी, किसी ने आपको थ्रेट नहीं किया है, आप क्यों ये कह रहे हैं कि थ्रेट हुई है? अगर हुई है तो दिखाएं हमें। हाँ, आफ्टर ऑल वी आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हमें दिखाया जाए। तो ये किस किस्म की आप गेमें खेल रहे हैं, अवाम के साथ भी और हमारे साथ भी और पार्लियामेंट के साथ भी।
तो ये सूरत हाल यहाँ आ गई है। तो सेठ साहब इससे आगाह और कौन कौन है? फवाद चौधरी साहब भी लाइल में है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये थ्रेट शेयर किया है वज़ीर-ए-आज़म से। और तो इसका ये मतलब है कि अगर फवाद चौधरी को नहीं पता और शाह महमूद को पता है जी, तो इसका ये मतलब है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर से ये कोई मेमो बना है। ओके, आपने खुद ही कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि वो शाह महमूद को शाह पता महमूद है। कुरैशी साहब तो ने शाह महमूद को पता है तो इसका मतलब है फॉरेन ऑफिस में बना है। अब मुझे से मत वो पूछिए आपकी किसने खबर बनाया, तो पता है फिर मुझे, मैं नहीं वेरीफाई हो गई। हाँ, तो वो ये बात आ जाएगी बाहर। अच्छा, खान साहब को बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस करेगी और उन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर दिया, उन्होंने और पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उन्होंने और एक सस्पिशंस बना दिए हैं कि पता नहीं कौन से मुल्क जो है वो हमारे साथ हमारे खिलाफ हैं, ये वो वगैरह। क्योंकि इस वक्त यहाँ खान साहब एंटी अमेरिकनिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक एंटी इंडिया, एंटी अमेरिकनिज़म, एक प्रो रिलीजन, ये एक पॉपुलिस्ट किस्म का नैरेटिव बना रहे हैं, बयानिया बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये हमेशा वो हुक्मरान करता है जब वो गिरने वाला होता है तो इस्लाम को पकड़ता है। ज़िया-उल हक ने इस्लाम को पकड़ा। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब बड़ा इस्लाम की बात करते थे। तो बात यह है कि जब आप फेल होते हैं सियासी तौर पर, उस वक्त आप मज़हब का सहारा लेते हैं और लोगों को गोली देते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उससे भी काम नहीं चलता, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ दुश्मन बाहर के बैठे हुए, कंस्पिरेसी थी। अब ये एक माहौल बन चुका है यहाँ बदकिस्मती से। मगर मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि ये माइनॉरिटी है जी। ये पहले भी माइनॉरिटी थी, इसको मेजॉरिटी बना के जिताया गया। अब जिताने वाले पीछे हट गए हैं, अब खान साहब को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ रहा है। अब वो एंटी अमेरिकनिज्म, पॉपुलिज्म, रिलीजन, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डूब रहे हैं। जैसे एक बंदा डूब रहा हो तो वो किसी किस्म का भी उसको सहारा मिल जाए तो वो पकड़ता है उसको, ये नहीं देखता ये है क्या। पब्लिक इम्पैक्ट क्या है इसका सिटी? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो सारा कुछ है ये इमरान खान के ऊपर रिबाउंड करेगा। ये सारी जो कहानी है ये बाहर आएगी। अच्छा, कि ये क्या है मेमो, उसमें अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अगर ये मेमो बाहर आता है तो इसमें भी मुल्क का नुकसान है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। और ज़ाहिर है उसमें कुछ मुल्कों के नाम है कि अगर ऐसे करते हैं तो ये होगा, तो ऐसे करते हैं तो ये होगा। तो ये भी हम नहीं दिखाना चाहेंगे ना किसी को कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बाहर निकलता है तो नुकसान है मुल्क का, नहीं निकलता तो ये बिल्कुल ही नुकसान है। बिकॉज ना पार्लियामेंट को पता है कि क्या थ्रेट है या है भी थ्रेट ये नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को पता है ये क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट है। तो खान साहब ने बड़ी ज़्यादती की है। ऐसे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे, खा उसके अंदर रियासत को नुकसान पहुँचे, खा उसके अंदर हुकूमत को, पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। और अब आप देख लें, जिनके बारे में ये हॉर्स ट्रेडिंग करते थे और कहते थे ये करोड़ों रुपए दे दिए, अब देखिए किसी को गवर्नरशिप दे रहे हैं, किसी को चीफ मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं लोगों को जो इनको कहते थे आपके नैपीस चेंज होते रहे, उन्हीं लोग जो इनको, और इनके बारे में खान साहब की जो और शेख रशीद की जो बयानियाँ हैं वो अगर आप दिखाना शुरू करें तो घंटा लग जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ ही क्या बातें कहते रहे माजी में और फिर मिलके भी बैठते रहे। तो इसलिए ये सारे का सारा ड्रामा जो है अब इस हमाम में खान साहब अलग नहीं है, वो भी नंगे हैं। ठीक है। और वही सेठी साहब वाली बात की सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती और ना ही कोई मकाम आखिरी मकाम होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात का सिलसिला बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, तशबीह दी जा रही है इमरान खान साहब की इस अंदाज़ को और इस बात को भुट्टो साहब के साथ, क्योंकि भुट्टो साहब ने भी कोई ख़त लहराया था, कोई धमकी उन्हें भी मौसूल हुई थी। तो इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि भुट्टो जैसी साजिश उनके खिलाफ हो रही है? हाँ, मेरा ख्याल है वो हवाला दे रहे हैं 1977 में जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही थी, तो उस वक़्त भुट्टो साहब ने ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ एक अमेरिका की कंस्पिरेसी है, अमेरिका चाहता है मुझे गिराना। और उन्होंने फिर अमेरिकन मेरे ख्याल कांग्रेस, वहाँ अमेरिकन लाइब्रेरी है, यूएस सेंटर होता था, अमेरिकन सेंटर, उसके सामने जाके उन्होंने, लोग खड़े थे वहाँ, उन्होंने एक मजमा था वहाँ, उन्होंने ख़त घुमाया ऐसे और कहा कि मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका साइरस वैंस ने ये ख़त लिखा है और मुझे धमकी दी है। और धमकी उन्होंने ये कहा था कि हम न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मत लें, और मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। तो उन्होंने ये पूरा एक बयानिया बनाया, मुकदमा अपने लिए बनाया था, ठीक है, एंटी अमेरिकनिज्म। और हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि भुट्टो साहब ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो उस वक़्त उस ख़त में था क्या? उस ख़त में साइरस वैंस ने ये कहा था, क्योंकि भुट्टो साहब उससे पहले अपने स्पीचेस के अंदर ये कह चुके थे कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक अमेरिकन कंस्पिरेसी है, मुझे गिराना चाह रहे हैं। उसके बाद साइरस वैंस ने इनको एक ख़त लिखा, इसमें उन्होंने कहा कि देखिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप हमारे साथ अक्रॉस द टेबल बैठ जाएं और हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं।
हम कोई थ्रेट वेट नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपके साथ बैठ के ये मामला तय करना चाहते हैं। उस खत में ये लिखा था कि नेगोशिएशन, मुज़ाकरात की इनविटेशन थी। फिर ये हुआ कि जब भुट्टो साहब ने वो ख़त आ गया, उन्होंने फिर उसको घुमाया और कहा कि देखो जी मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, थ्रेटन कर। पहले वो कहते थे कि ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जब ख़त आया, ख़त में लिखा था मुज़ाकरात करें, कोई थ्रेट नहीं थी, इन्होंने कहा जी मुझे थ्रेट दी है। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट में प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि जी ये क्या हुआ वहाँ, वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपने थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने थ्रेटन नहीं किया, हमने तो मुज़ाकरात के लिए उनको कहा है, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी, मगर थ्रेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अब इमरान खान साहब ये हवाला दे रहे हैं, इसका इशारा ये कर रहे हैं जैसे अमेरिका की तरफ से अब फिर एक साजिश है और एक थ्रेटनिंग खत फिर अमेरिका की तरफ से आया जो कि वो घुमा रहे हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो किसी से ख़त नहीं आया, वो या यूरोपियन यूनियन वालों का ख़त है जिसको घुमा रहे हैं, जो कि पहली पब्लिक में आ चुका है, या वो एक इंटरनल मेमो है जिसके अंदर डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो फिर हमें क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे अपने आप करने के लिए। ये अमेरिका की तरफ से कोई थ्रेट नहीं आई और ये बात वाज़े हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये अब फॉरेन कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहेगी कि ये इल्ज़ाम जो है एक तलवार की तरह उनके सर के ऊपर खड़ा रहे, लटकी रहे। इसलिए ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये डिस्कस होगी, ये पार्लियामेंट के अंदर लाना पड़ेगा इनको, ये क्लियरिटी होगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से लीक हो जाएगा। ऑलराइट, ये लीक हो जाएगा। अगर मुझे आमिर मीर वगैरह को कुछ आइडिया है तो फिर आप समझ ही जाए, तो किसी न किसी स्टेज पे तो फिर ये हो ही जाए। तो ये इमरान खान साहब ने ये बड़ी गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। ऐसे एक इशारा कर दिया जैसे कि अमेरिका उनको डिस्टेबलाइज कर रहा है और अपोजिशन साथ मिली हुई है, और अपोजिशन साथ मिली हुई है। ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। उधर शहबाज शरीफ साहब ने जो कह दिया ना कि अगर तो साजिश साबित होगी आलमी तो वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे, इससे अच्छी ऑफर क्या होगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो बात कर लें ऑफ द रिकॉर्ड। अभी इमरान खान साहब के कोर्ट में है ये बॉल, लेकिन जो बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है वो है सदारती रेफरेंस, जिस पर बड़े इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर आपको डी सीट किया जाएगा या ताहयात नाअहल। उसमें अटर्नी जनरल भी अपने दलाइल दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात जजेस के हवाले से की कि अब ये जजेस को साथ में लाना चाहते हैं, वो बात भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई और उस पर तशवीश का इजहार किया गया जज साहिबान की जानिब से। सेठ साहब क्या लगता है आपको कितना टाइम लेगा ये केस और क्या बात है? देखिए मेरा ख्याल है कि 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया जी, और अटॉर्नी जनरल को पूछा बताएं फिर, जिसके ऊपर अभी जवाब चाहिए उनको कि ये क्यों प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहे हैं। और किसी स्टेज पे भी कोई जज उठ के कह सकता है मैं नोटिस दे रहा हूँ उनको, अभी हुआ नहीं मगर ये हो सकता है। ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट या जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ ने ख़रीद लिए हैं और इस किस्म की बात करना, ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, पूरे इदारे के ऊपर इसका साया आता है जी। तो एक तो ये चीज़ है और जजेस ने इसको नोट कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जजेस ने पूछा है अटॉर्नी जनरल साहब को कि वो जो लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था सिंध हाउस को, PTI के लोग थे, उनका क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी उनको ऊपर अपने केस बनाए थे, उन्होंने बेल ले ली, वो छूट गया। उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो रियासत की इदारे के ऊपर, वो सिंध हाउस हमारी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अटैक हुई है, तो ये छोटी चीज़ तो नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने कौन से उसके ऊपर सेक्शन लगाए थे और कैसे बेल हो गई? उन्होंने कहा जी वो बेलेबल ऑफेंसेस थे तो वो तो हो गई। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, वो ये जो इस किस्म की ये क्राइम है, ये बहुत बड़ी क्राइम है, आप मेहरबानी करें गिरफ्तार करें उनको फिर से और सही सेक्शन लगाएं और फिर हम देखते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ना है। उनको ऑर्डर हो गया कि पुलिस को गिरफ्तार करें और सही सेक्शन लगाएं उसके ऊपर। और उधर से डिफेंस वाले जो थे, अपोजिशन वाले, उन्होंने कहा जी वो टेररिज्म है, उसके ऊपर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाए इनको। वो भी तो यही चाहेंगे ना कि ये सबक सीख जाए, आगे ना PTI के लोग ऐसी हरकतें ना करें। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बड़ा सख्त PTI के खिलाफ फैसला लिया। तीसरी बात जो है उन्होंने ये कह दिया अटॉर्नी जनरल साहब को, आप टाइम ज़ाया मत करें हमारा, आपने बड़े दिन खींच लिए। एक से सवाल है हमारे सामने कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है या ये DCTing है, और हमारे पास कोई सवाल नहीं है। हमने पहले ये इशारा कर दिया है कि वो उनको रोकना नहीं चाहिए, वो आपने वोट डालें और वोट काउंट होगा। अब आइए आपके वोट काउंट हो गया, वो चले गए, अब उनको डी-सीट करना है या डिस्क्वालीफाई करना है। डी-सीट का मतलब है कि आप अपनी सीट खत्म हो गई, पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से आपको निकाल दिया, सीट खत्म हो गई, आप जाके नई इलेक्शन लड़ें या बाई इलेक्शन में लड़ें या ना लड़ें, आपका फैसला। मगर आपको ये सज़ा होगी। डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि उसके साथ फिर और सेक्शन लगा के गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम ये कर के तो आपको कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना है।
5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, लाइफ टाइम करना है, उसके ऊपर हम अब अपना फैसला देंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन या डी-सीटिंग है तो ख़त्म होगी बात, डिस्क्वालिफिकेशन है तो कितने अरसे के लिए, और बाकी जो है वोट काउंट होगा। तो अब आप जल्दी से आएँ, और कल का है, कल आपको घंटा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहे हैं कि ये फ़ैसला अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो सुना दें अपनी जिस मर्जी ज्यूरिसडिक्शन में, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटिशन आई हुई है उसके हवाले से कर दें, या जो एडवाइज़री नोट है उसमें। मेरा अपना ख्याल है एडवाइज़री नोट में वो ये कहेंगे कि जी आप अगर आप इसको डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके कानून चेंज कर दें, आइन को तब्दील कर लें। दैट इज़ आवर एडवाइस टू यू। आपको याद है इसी किस्म का फैसला आया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर। एग्जैक्टली क्या हमें कानून बड़ा क्लियर है, अगर आपने करना है इस किस्म का काम तो आप मेहरबानी करके एक कानून ले आए, आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक कानून ले आए तो ठीक है, फिर उसके मुताबिक हो जाएगा। अभी जो कानून है उसके मुताबिक नहीं हो, रास्ता दे दिया, यहाँ भी उसको रास्ता ये देंगे कर लें। अगर वो रास्ता आसान नहीं है ना, वजारत कानून वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो इन हालात में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती। तो इसलिए फैसला जो भी आएगा वो खान साहब के ख़िलाफ़ ही आएगा ये, मगर वो ऑन मेरिट आएगा, वो ऑन किसी इमोशन या किसी मॉरलिटी या उस किस्म की चीज़ों के ऊपर नहीं आएगा, वो आएगा ऑन मेरिट। ऑन मेरिट ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है, बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, इसलिए तो साफ़ है। आगे आप इसको कुछ और तरीके से करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट कर लें, ये हमारी एडवाइस है आपको। मीनिंग आपने अगर दूसरा काम किया तो फिर हमारे पास पिटिशन आएगी तो फिर हम अपनी एडवाइस खुद फॉलो करेंगे और आपका वो उड़ा देंगे। ठीक है, अभी उनको एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये ठीक है, ये पेशगोई है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, और आने वाले दिन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है इतने घंटे 24, 48, 72, ये जो टाइम लाइन है वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 31 मार्च, और उसके बाद जब ये 3 और फिर उसके बाद 4 दिन वोटिंग का अमल अदम एतमाद पे वो मुकम्मल करना होगा। तो सेठी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कहा है कि 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को लग सकते हैं कि इसकी तशरीह कर दी जाए, ये ओपिनियन दे दिया जाए उस पर। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आप अपने कोई भी क्वेश्चन सेठी साहब के सामने रखना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।